हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 26 सितंबर है और थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। तो आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें हम शुरुआत करेंगे फतेहपुर सीकरी से। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी का संबंध यूपी से है और कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण ये बहुत न्यूज में हाईलाइट था। और इवन इतना भी हुआ था कि किसी एक देश के एम्बेसडर को भी इसमें एक्टिव होना पड़ा था। उसको इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फतेहपुर सीकरी शहर विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित किन राज्यों को पुरस्कृत किया गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। अब चूंकि पुरस्कार दिया गया है तो आपके एग्जाम के लिए यह भी इंपॉर्टेंट होगा। और अंत में एशियाई खेल से लेके क्या अपडेट है, इसको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिरन मीनार स्थित है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हिरन मीनार इज लोकेटेड? आपके ऑप्शन है झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, फतेहपुर सीकरी। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, वैसे तो मुझे पता चल ही गया कि आप लोग को हिंट लग गया होगा, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि फिर आप इस हिरन मीनार को कभी नहीं भूलने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं आज के दिवस के बारे में। आज 26 सितंबर है और आज के दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं, उसको आप एक अलग लिस्टिंग करके अपने पास रखे रहिए, क्योंकि पर्यावरण पे बहुत ज्यादा कार्य किया जा रहा है लगभग सभी देशों के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के थीम के बारे में। तो इस वर्ष का जो विषय है वो है वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2011 में, और किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कार्रवाई करने और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी को पूरा करने को बढ़ावा देना है। अब चूंकि एसडीजी की चर्चा यहां पे हुई है, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कौन सा एसडीजी गोल है। अब आगे बात करते हैं वन लाइनर की, और शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल से। काशी और अयोध्या के बाद क्रूज सेवा गोरखपुर में भी दिया जाएगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में क्रूज सेवाएं का संचालन होगा, और वो जिले हैं काशी, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर। इसको आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है। अगले सप्ताह रामगढ़ ताल में इसका जो है परीक्षण किया जाएगा, और साथ ही विजयदशमी पर गोरखपुर में उद्घाटन होगा। अब आगे बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है संसद से, आपको ये पता ही है। उसके बाद होता क्या है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पे हर जिले में महिलाओं के लिए एक थाने का कोटा आरक्षित किया गया है। यानी कि अब हर जिले में एक थाना ऐसा होगा जहां पे एसएचओ महिला होगी। नेक्स्ट पॉइंट भी बात करते हैं, ये अयोध्या से रिलेटेड है। अब चूंकि अयोध्या बहुत ही हाईलाइट है यूपी में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा, और साथ ही उद्घाटन भी होगा। तो ये अयोध्या से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अयोध्या में नया घाट के पास एक भव्य कमल के आकार का फव्वारा बनाया जा रहा है। अब चूंकि ये फव्वारा है तो आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 20 एकड़ में फैला हुआ होगा, जिसमें 7 प्रवेश द्वार होंगे, और इन प्रवेश द्वारों के नाम पवित्र नदियों के नाम पर रखे जाएंगे। इसलिए ये जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तमिलनाडु में चिदम्बरनार बंदरगाह मिस्र से कंटेनरों के आगमन के साथ हरित अमोनिया को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां पे पहला बंदरगाह बना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि चिदम्बरनार बंदरगाह जो है हरित अमोनिया को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। आगे बात करते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया, जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है। कॉर्पोरेशन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके लगभग 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, और इसके साथ ही हाइड्रोजन का उपयोग करके 2 बसों को बिजली देने के लिए मतलब कि 2 बसों को बिजली देने में इस हाइड्रोजन का उपयोग होगा।
जो परीक्षण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में चलाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर यानी कि आज के दिन नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब ये कार्यक्रम है क्या? तो G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, कौशल विकास संस्थाओं से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बढ़ाने और G20 विभिन्न आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंडन वायु सेना पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया और इसके साथ ही पहला C295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जर्सी में किया जाएगा। अब चूंकि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अगर आपको विश्व का पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत कनेक्टिविटी में सुधार और चीन के विकल्प के रूप में काम करने के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने के सहयोग पर चर्चा करने वाले हैं। चीन के वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है सी झेगली ने एक नए कोरोना वायरस जिसका नाम है बैट वुमेन के संभावित उद्भव के बारे में सख्त चेतावनी जारी की है। तो बैट वुमेन क्या है? कोरोना वायरस है जिसको ये शी झेगलिंग जो कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं इन्होंने नाम दिया है। अब आगे बात करते हैं। हाल ही में वन विभाग द्वारा तमिलनाडु के मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों एवं शिकारियों की कोई अवैध आवाजाही न हो। इसीलिए ये जो है मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है करंट के न्यूज में आ रहा था, तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी लोकेशन कहां पे है? तमिलनाडु में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। ये रहा आपका मुखर्ती नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली अनुचित रेटिंग के बारे में अपनी चिंताओं के जवाब में अगले साल एक नई अफ्रीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आपने देखा होगा ना कि जैसे बहुत से संस्थान हैं जो कि रैंकिंग निकालते हैं, साथ ही रेटिंग भी देते हैं। तो ये रेटिंग जो है अफ्रीकी संघ ने बोला कि अफ्रीकी देशों के लिए ये सही नहीं है, वो जो है सही तरीके से इसकी गणना नहीं करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर अफ्रीकी देशों को प्रभावित होना पड़ जाता है। तो ये अब क्या करेंगे अफ्रीकी संघ अपनी खुद की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेंगे। तो अफ्रीकी संघ एक बार फिर से न्यूज में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बात करते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही वर्तमान वनडे सीरीज में एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है। भारतीय क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। सर्वाधिक छक्के लगाने वाली शीर्ष टीमों की बात करें तो भारत पहले नंबर पे है, उसके बाद वेस्ट इंडीज और फिर पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। अब आगे बात करते हैं तुगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना ने हाल ही में तुगारेश्वर सुरंग निर्माण कार्य पूरा करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। मतलब कि तुगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो तुगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे तुगारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई से 75 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। तो कहां पे है? पालघर जिले में है। तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए आज के करंट से आपको 2 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं या तो 2 नेशनल पार्क मिले हैं, एक तो मुखर्ती और दूसरा तुगारेश्वर। तो ऐसे ही एग्जाम में जो है सूची के लिए मिलाने के लिए आता है, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। यह अभ्यारण्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा बनाता है। अब आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में कि यह न्यूज में क्यों था। तो फतेहपुर सीकरी में दीवानी एक खास से फोटोग्राफी करते वक्त 3 फ्रांसीसी पर्यटक गिर गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। इसीलिए ये जो है न्यूज हाईलाइट हो रहा था और जिसके कारण फ्रांस के राजदूत को भी एक्टिव होना पड़ा, क्योंकि ये फ्रांस के पर्यटक थे। अब बात करते हैं फतेहपुर की। तो फतेहपुर यूनेस्को द्वारा घोषित एक सांस्कृतिक स्थल भी है
और फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया था। फतेहपुर सीकरी छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी। तो देखिए इसी तरीके से करंट को रिलेट करके अगर हम क्वेश्चन जाएं उसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्टों में, तो यहां से आपको एक निश्चित क्वेश्चन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला तो है बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण मुगल शासक सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के रूप में 1601 में करवाया गया था। बुलंद दरवाजे को विक्ट्री ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई की बात करें तो ये 54 मीटर ऊंचा है। अब आगे बात करते हैं, यहां पे सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद भी यहां पे है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के आंगन के भीतरी सूफी संत सलीम चिश्ती का एक सफेद संगमरमर का घिरा हुआ मकबरा है। अब जब बात यहां पे सलीम चिश्ती की आई है तो आज आप लोग सलीम चिश्ती को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, जोधाबाई महल भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर की पसंदीदा और प्रमुख राजपूत पत्नी मरियम उज जमानी का निवास स्थान है। दीवाने आम है, यहाँ पे सार्वजनिक दर्शकों का हाल होता था। कई शहरों में पाई जाने वाली एक इमारत है जहां शासक आम जनता से मिलते थे। दीवाने खास भी फतेहपुर सीकरी में है जहां से ये फ्रांसीसी पर्यटक गिरे थे, जो कि निजी दर्शकों का हाल होता था मुगल पीरियड में। यहाँ पे अनूप तालाब भी है, फतेहपुर सीकरी में अनूप तालाब है। अब देखिए जल जीवन योजना पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, तो जब तालाब की बात आई तो अनूप तालाब किस शहर से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनूप तालाब का निर्माण राजा अनूप सिंह सिकरवार ने करवाया था। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये एक 5 मंजिला महलनुमा संरचना है जो कि आपको इमेज में दिखाई दे जा रही है, जिसके टियर धीरे धीरे आकार में कम होते जाते हैं और अंतिम तक जो एक बड़े गुंबद वाली छतरी में है। देखिए ये पहला टियर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, इसीलिए इसे जो है पंचमहल कहा जाता है। हिरन मीनार, जो कि आज का प्रश्न भी था और आप लोग को हिंट लगी गया होगा क्योंकि मैंने इसको शुरुआत के हेडिंग पॉइंट में भी डाला हुआ था। हिरन मीनार या हाथी टावर जिसे हम कह दें, ये एक गोलाकार टावर है जो हाथी के दांतों के रूप में पत्थर के उभारों से ढका हुआ है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि इसे सम्राट अकबर के पसंदीदा हाथी के स्मारक के रूप में बनवाया गया था। अब आगे बात करते हैं भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य देश में एक सक्षम हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत वर्ष 2030 की समय सीमा से पहले ही अपने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य संबंधित तथ्य से जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में किया गया, लेकिन जनवरी माह में 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब यहाँ पे आपके पास फायदा यह है कि दोनों आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जनवरी माह में हुआ है और भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सितंबर माह में हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ लक्ष्य के, इंपॉर्टेंट लक्ष्य के। भारत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी लागू किया है। और वहीं भारत सरकार 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 50% विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता करने का भी लक्ष्य रखा है। और नेट जीरो का भारत का लक्ष्य तो आपको पता है। अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि नेट जीरो का टारगेट भारत का कितना है। अब आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये न्यूज में क्यों थे? तो न्यूज ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 25 सितंबर को दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने का आग्रह किया। मतलब ये जो 3 राज्य हैं, दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वो इसमें अभी शामिल नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर
प्रदान करती है। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक उपचार के लिए बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो केरल है, आपको यह ध्यान देना होगा। और सबसे अधिक उपचार के लिए छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, वो मेघालय है। पुडुचेरी ने केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सबसे अधिक उपचार के लिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये तीनों, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सेवा वितरण की बात करते हैं तो सेवा वितरण में लैंगिक समानता में बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रमशः कर्नाटक, मेघालय और जम्मू कश्मीर शीर्ष पे है। तो देखिए मेघालय तो दोनों वाले उसमें आ गया कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेवा वितरण की बात करेंगे तो कर्नाटक शीर्ष पे है, और अगर सबसे अधिक उपचार की बात करेंगे तो केरल शीर्ष पे है। अब आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। माध्यमिक देखभाल के साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करने के लिए। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा और दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान भी शामिल है। अब चूंकि ये करंट में चल रही है तो इसके बारे में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर दीवार से की गई थी, लेकिन जो इसको लॉन्च किया गया वो सितंबर 2021 है। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड हेतु पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों योजनाएं, इस पे आप अपना नोट तैयार रखिए। आगे बात करते हैं एशियाई खेल को लेकर क्या अपडेट है। तो चीन के हांगजू में एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 11 पदक जीत लिए हैं, और इसी के साथ पदकों की सूची में वो 6वें स्थान पे है। निशानेबाजी में रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांकर पवार और ऐश्वर्य तोमर की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर राइफल व्यक्तिगत की स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीत लिया, और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता था। महिला क्रिकेट की बात करें तो फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर इस स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट होगा महिला क्रिकेट टीम के बारे में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये तो रहा दोस्तों आज की करंट अफेयर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसका पीडीएफ मैं आपको आज टेलीग्राम लिंक में देने वाला हूं, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, एक बार उनसे चैनल पे विजिट करने के लिए जरूर बोले। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।